अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हमारा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सीरीज़ का 7th लेसन है जिसमें हमने पढ़ना है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़। जब हमने असेंशियल इंग्रेडिएंट फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़े तो उसमें हमने एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट असेंशियल इंग्रेडिएंट पढ़ा था कि पार्टीज़ मस्ट बी कम्पिटेंट, यानी कि जो पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं वो कम्पिटेंट होनी चाहिए और अगर इनकम्पिटेंट होंगी तो कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा। आज के लेसन में हमने कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ को इन डिटेल पढ़ना है कि वो कौन सी पार्टीज़ हैं जो कम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के, और अगर वो कम्पिटेंट नहीं होंगी तो उसका कॉन्ट्रैक्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सेक्शन 11 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि एवरी पर्सन इज कम्पिटेंट टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट हु इज़ द एज ऑफ मेजॉरिटी, साउंड माइंड एंड इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। यानी सेक्शन 11 ने हमें ये बताया कि हर वो बंदा कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है जो मेजर है, और मेजर उस लॉ के अकॉर्डिंग जिसका वो सब्जेक्ट है, जिस लॉ के अंडर वो रहता है। यानी कि अगर मैं पाकिस्तान में रहती हूँ तो पाकिस्तानी लॉ जो हमें एज बताता है मेजॉरिटी की, अगर मैं उस एज की हूँ तो मैं कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हूँ, अगर मैं उससे कम हूँ तो मैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकती। सेकेंड पॉइंट उसने बताया कि ही शुड बी साउंड माइंडेड, यानी कि जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है वो साउंड माइंड होनी चाहिए, उसका ज़हनी तवाज़ुन बिल्कुल ठीक होना चाहिए, उसकी मेंटल जो कंडीशन है वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। अगर वो पागल है या लुनेटिक है तो वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता। थर्ड पे उसने बताया कि ही इज़ नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही इज़ सब्जेक्ट, यानी कि जो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना चाह रहा है उसको लॉ ने डिस्क्वालीफाई ना किया हो कॉन्ट्रैक्ट करने से। अब डिस्क्वालीफाई किस तरह से, यानी अगर मैं पाकिस्तानी लॉ की बात करूं तो पाकिस्तानी लॉ कहता है कि इनसॉल्वेंट पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता। इसी तरह से कन्विक्ट जो कि इम्प्रिजन्ड है, जेल में है, वो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, यानी कि लॉ ने उसको डिस्क्वालीफाई किया है। बेशक वो मेजर है, बेशक वो साउंड माइंड है, बट लॉ ने उसके ऊपर लिमिट लगा दी है कि तुम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकते। अब हमने इन्हीं पॉइंट्स को इन डिटेल पढ़ना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं माइनर की, कि माइनर कौन होता है। द मेजॉरिटी एक्ट 1875 का सेक्शन 3 कहता है कि हर वो बंदा, हर वो पर्सन जो 18 ईयर्स से कम का है वो माइनर होता है। जैसे ही वो 18 ईयर्स से ऊपर हो जाएगा तो वो मेजर हो जाएगा, लेकिन अगर वो 18 ईयर्स से कम उसकी एज है तो वो माइनर कहलाता है। लेकिन इसी तरह से गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के मुताबिक अगर किसी बच्चे का, किसी माइनर का कोई गार्डियन अपॉइंट कर दिया गया है तो वहाँ पे एज ऑफ मेजॉरिटी जो है वो 21 ईयर्स से स्टार्ट होगी, यानी 21 साल का वो होगा तब वो मेजर होगा। अगर 21 साल से कम का है तो वो माइनर होगा। इससे हमें क्या पता चला कि नॉर्मली 18 ईयर्स से कम का जो पर्सन होता है वो माइनर होता है, लेकिन अगर किसी माइनर का गार्डियन अपॉइंट किया गया है बाय द कोर्ट तो वहाँ पे एज ऑफ मेजॉरिटी जो है वो 21 साल से स्टार्ट होती है। अब हम पढ़ लेते हैं कि माइनर अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है तो उसका क्या इफेक्ट होता है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इस पॉइंट पे वेरी क्लियर है कि कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज मस्ट बी कम्पिटेंट, और साथ ही साथ वो इस पॉइंट पे भी वेरी क्लियर है कि कोई माइनर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होगा तो वो वाइड एब इनिशियो होगा, यानी कि शुरू से ही वाइड होगा। लॉ की नज़र में उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, लॉ की नज़र में वो एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर माइनर जो है वो किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, किसी को ऑफर करता है कि आप मुझसे ये मेरी प्रॉपर्टी ले लो, इसके बदले मुझे लोन दे दो, यानी अपनी प्रॉपर्टी मोर्गेज करवा रहा है, तो इस सूरत में क्या होगा कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वाइड एब इनिशियो होगा, यानी जब से वो शुरू हुआ है, जब से उस कॉन्ट्रैक्ट को बनाया गया है तब से ही वो वाइड है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने ये बताया है कि माइनर जो है उसके बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है, यानी माइनर अगर खुद कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वो वाइड है, लेकिन अगर माइनर के जो गार्डियन है वो उसके बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे माइनर को बेनिफिट्स जा रहे हैं, वो बेनिफिशरी है, तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई माइनर का गार्डियन उसके लिए कोई कार खरीद ले, कोई घर खरीद ले, कोई जानवर खरीद ले जो माइनर के नाम हो, माइनर के बेनिफिट के लिए किया गया हो कोई कॉन्ट्रैक्ट, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो माइनर के बिहाफ पे किया हो वो वैलिड होता है। इसी तरह से अगर कोई माइनर बेनिफिशरी है, यानी अगर किसी फर्म के पार्टनर्स ने किसी माइनर को पार्टनर के तौर पे किसी फर्म में ऐड कर लिया है, तो वहाँ पे माइनर बेनिफिशरी हो सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड नहीं होगा। लेकिन जहाँ पे उस फर्म के ऊपर कोई लाइबिलिटीज़ आ जाएंगी, यानी कोई केस हो जाता है और उस फर्म को कोई जुर्माना देना पड़ जाता है, कोई डैमेजेस देने पड़ जाते हैं, तो वहाँ पे जो डैमेजेस हैं, जो लाइबिलिटी हैं, वो माइनर को नहीं देनी पड़ेंगी,
सिर्फ और सिर्फ जो बेनिफिट्स हैं उस फर्म के वही माइनर वहां से एक्सट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन उस फर्म में माइनर किसी भी सूरत में लायबल नहीं होगा, सिर्फ बेनिफिट्स वहां से ले सकता है, क्योंकि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो माइनर्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि माइनर के कॉन्ट्रैक्ट में लॉ ऑफ स्टॉपल लगता है या नहीं लगता। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि जहां पे कोई माइनर किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाता है तो वहां पे डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल नहीं लगता। डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल होता है कि अगर हमने कोई बात की है तो हम उससे स्टेप बैक नहीं हो सकते। अगर हमने कोई स्टेटमेंट कही है, बेशक झूठी कही है या सच्ची कही है, जो भी हमने बात कही है हम उसको ओन करें, हम उससे स्टेप बैक ना हो जाएं। तो लॉ कहता है कि जो बात आपने कही है आप उसको ओन करो, आप उससे मुकर नहीं सकते। लेकिन अगर माइनर किसी को ये कहता है कि मैं मेजर हूँ, मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो, और वो पार्टी उस माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाती है, लेकिन अगर बाद में उस कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच हो जाती है और वो पार्टीज जो हैं वो कोर्ट में चली जाती हैं, तो वहाँ पे कोर्ट माइनर को ये नहीं कहेगी कि आपने पहले उस पार्टी को फ्रॉडुलेंटली मिसरिप्रेजेंट किया, अपनी एज ज़्यादा बताई, अब आप अपनी स्टेटमेंट को ओन करें और इस बात पे कायम रहें कि आप मेजर हैं। ऐसा कोर्ट नहीं बोलेगी, क्योंकि अगर हम माइनर को कहेंगे कि अपनी स्टेटमेंट से मुकरे नहीं, तो यहाँ पे मतलब हम इनडायरेक्टली उस कॉन्ट्रैक्ट को यानी उस वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करने की बात कर रहे हैं। उसको कह रहे हैं कि इस वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करो क्योंकि तुम अपनी बात से मुकर नहीं सकते। तो इसीलिए लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ने कहा है कि हम माइनर के ऊपर एस्टॉपल का डॉक्ट्रिन नहीं लगा सकते, माइनर को नहीं कह सकते कि अपनी स्टेटमेंट को ऑन करे। नेक्स्ट हम ये देख लेते हैं कि माइनर के कॉन्ट्रैक्ट में डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टोरेशन लगता है कि नहीं लगता। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टोरेशन होता है कि अगर हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी पार्टी के साथ किया है और कल को वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है, यानी वो कैंसिल हो जाता है, तो उस सूरत में जो पार्टीज ने एक दूसरे से बेनिफिट्स रिसीव किए होते हैं उनको वापस करना, उनको रिस्टोर करना और कॉन्ट्रैक्ट को इस कंडीशन में लेके आना कि ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं। अब हमने ये देखना है कि माइनर अगर किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है और कल को अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है, तो क्या जो माइनर ने बेनिफिट्स लिए हैं दूसरी पार्टी से वो भी रिस्टोर करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। तो इसमें लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ने ये कहा है कि अगर माइनर किसी कॉन्ट्रैक्ट में किसी से पैसे लेता है यानी मनी लेता है, तो वो जो पैसे हैं वो रिस्टोर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि पैसों को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता कि ये पैसा कहाँ से आया है, ये इसी कॉन्ट्रैक्ट से पैसा आया है या कहीं और से पैसा आया है। लेकिन अगर माइनर किसी कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉपर्टी लेता है किसी दूसरी पार्टी से, तो उस प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि वो जो फलां जगह पे प्रॉपर्टी मौजूद है ये माइनर ने फ्रॉडुलेंटली इस कॉन्ट्रैक्ट में ली है, तो उस प्रॉपर्टी को रिस्टोर किया जा सकता है। इससे हमें ये पता चला कि जो प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई नहीं की जा सकती वो माइनर रिस्टोर नहीं करेगा। जिस तरह से पैसे हैं उनको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, तो जो चीज़ माइनर के हैंड पे होगी यानी कि उसकी पोजेशन में होगी और पार्टीज को कंफर्म होगा कि ये वही प्रॉपर्टी है जो माइनर ने हमसे ली है, तो वो प्रॉपर्टी वापस की जाएगी। लेकिन जो पैसा है उसको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब तक हमने वो मैटर कोर्ट में लाना है तब तक तो शायद वो माइनर उस पैसे को यूज कर चुका हो या उस पैसे को कन्वर्ट कर चुका हो किसी दूसरी प्रॉपर्टी में। अगर माइनर ने उस पैसे को कन्वर्ट कर लिया है किसी प्रॉपर्टी में, चाहे वो मूवेबल है या इमूवेबल है, तब भी माइनर को कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो प्रॉपर्टी वापस करे या वो बेनिफिट जो उसने लिया है वो वापस करे। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है जिसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि हाँ ये प्रॉपर्टी जो है माइनर ने अंडर कॉन्ट्रैक्ट ली है, तो वो रिस्टोर की जा सकती है। उम्मीद है आपको रिस्टोरेशन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है पार्टीज मस्ट बी साउंड माइंड। जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं वो साउंड माइंड होनी चाहिए, यानी उनकी जो मेंटल कंडीशन है वो बिल्कुल स्टेबल होनी चाहिए। वो किसी क्वेश्चन का रैशनल आंसर दे सकें, रैशनल जजमेंट कर सकें, या उस कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस उनको अच्छे तरीके से समझ आ रही हों। तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि जो पर्सन साउंड माइंड है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है, और किसी पागल के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। अगर हम करते हैं तो उसकी इनिशियली कोई वैल्यू नहीं होगी। जाहिर सी बात है, अगर हम किसी अनसाउंड पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो लॉ हमें क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा? लॉ कहेगा कि आपको नहीं पता था कि ये पर्सन पागल है, तो आपने क्यों इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया।
अब यहाँ पे भी उसने दो कंडीशन दी हैं कि एक पर्सन ऐसा होता है जो यूजुअली साउंड माइंड होता है और ओकेजनली या कभी कभी वो अनसाउंड माइंड होता है, तो उस सूरत में कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि ऐसा पर्सन जो ज़्यादातर जो यूजुअली साउंड माइंड है, उसकी मेंटल कंडीशन बिल्कुल ठीक है, लेकिन ओकेजनली या किसी टाइम वो अनसाउंड माइंड हो जाता है। जिस तरह से कोई पागलपन का दौरा वगैरह पड़ता है, या किसी ने अगर ड्रंक कर रखा है, या किसी ने कोई ऐसी ड्रग्स ली हैं जिसकी नशे की वजह से वो उस टाइम अपने कॉन्शियस माइंड पे नहीं है, तो इसमें लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ने बताया है कि जिस टाइम पे वो अनसाउंड माइंड होगा उस टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, लेकिन जिस टाइम में वो साउंड माइंड होगा उसमें वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी पागल खाने में कोई पेशेंट एडमिट है, लेकिन वो यूजुअली साउंड माइंड है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन किसी टाइम उसको दौरे पड़ते हैं लुनेसी के, तो यहाँ पे जिस टाइम पे वो ठीक है, साउंड माइंड है, उस टाइम पे हम उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन जिस टाइम पे वो अनसाउंड है या अनकॉन्शियस है उस टाइम पे हम उससे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करवा सकते। अब जो दूसरी कंडीशन उसने बताई है वो है अ पर्सन यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंडेड, यानी जो पर्सन है वो ज्यादातर पागल रहता है लेकिन किसी टाइम पे वो ठीक हो जाता है, तो उस सूरत में लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि जिस टाइम पे वो ठीक होगा, जिस टाइम पे वो साउंड माइंड होगा, उस टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, वो इनकम्पिटेंट है। सेक्शन 11 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के थर्ड पॉइंट पे उसने हमें ये बताया है कि हर पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है अगर लॉ ने उसको डिस्क्वालीफाई ना किया हो। डिस्क्वालीफाई किस तरह की, लॉ ने उसको कह दिया हो कि तुम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जिस तरह अगर कोई पर्सन बैंकरप्ट है, इंसॉल्वेंट है, कन्विक्ट है या एलियन है, तो जाहिर सी बात है ये लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जिस तरह से अगर कोई बंदा जेल में है या इम्प्रिजन्ड है, तो वो किस तरह से किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होगा, लॉ उसको परमिशन नहीं देगा। इसी तरह से कोई एलियन एनिमी है, एलियन एनिमी होता है कि अगर हमारी किसी कंट्री के साथ वॉर चल रही है और उस कंट्री का कोई पर्सन हमारी कंट्री में आके रह रहा है, तो वो हमारे लिए एलियन एनिमी है। तो जाहिर सी बात है कि हमारा लॉ उसको किस तरह से इजाजत देगा कि वो हमारी कंट्री में आके कोई कॉन्ट्रैक्ट करे या कोई सेल परचेज का काम करे। तो अब यहाँ पे मैं आपको एक क्रॉस रेफरेंस देती चलूं जिससे आपको पता चलेगा कि डिस्क्वालिफिकेशन बाय लॉ का क्या मतलब है। फॉर एग्जाम्पल, सेक्शन 6 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 कहता है कि एक लेसी जिसको हम प्रॉपर्टी अपनी लीज पे देते हैं, वो हमारी प्रॉपर्टी को फर्दर लीज पे नहीं दे सकता किसी थर्ड पर्सन को, क्योंकि लॉ ने उस प्रॉपर्टी को फर्दर ट्रांसफर करने पे उसको डिस्क्वालीफाई किया है, उसको मना किया है। जाहिर सी बात है, अगर आप मुझे कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज करते हो या लीज पे देते हो, तो मैं किस तरह से वो प्रॉपर्टी फर्दर किसी थर्ड पर्सन को लीज पे दे सकती हूँ, क्योंकि आपका और मेरा कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, तो मैं किस तरह से अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को वायलेट करके किसी थर्ड पर्सन को वो प्रॉपर्टी लीज पे दे सकती हूँ। इसी तरह से अगर लॉ आपको डिस्क्वालीफाई कर देता है तो आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकते। तो आज के टॉपिक का जो शॉर्ट सा कंक्लूजन है वो ये है कि इनकम्पिटेंट पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकती, और सेक्शन 11 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि जो पर्सन माइनर है या अनसाउंड माइंड है या जिसको लॉ ने डिस्क्वालीफाई किया है, वो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकते। इसके अलावा हर पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है। उम्मीद है आज का लेसन आपको समझ आया होगा। दोबारा मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।